हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीसीएस उत्कर्ष में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम वैभव शिवहरे और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है और इस सीरीज़ में मैं लगभग 15 से 20 मिनट का एक डिस्कशन करता हूं जो हमारे आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे अभी तक मैं 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुका हूँ। एक था वायुदाब पेटियाँ जो कंसेप्चुअल टॉपिक है, एग्जाम में वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा मैंने अभी आपने एक वीडियो और देखा होगा जहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत जो है उस प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, इन सब पर हमने डिस्कशन किया था। आज जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग खुद बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इन 15-20 मिनट में इन छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ जिनकी आपको डिमांड लग रही है या जिनको आपको लग रहा है सर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें इसका कंटेंट नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ इसको पढ़ा दीजिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कमेंट में बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया था जिसमें कई बच्चों ने कहा था कि कृषि है सर, महत्वपूर्ण फसलें हैं, इस पर डिस्कशन कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की महत्वपूर्ण फसलें। ठीक है, तो भारत की महत्वपूर्ण फसलों पर हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टेंट है और उन महत्वपूर्ण फसलों का क्या उत्पादन है, कहाँ भंडारण, उत्पादन के मामले में चर्चा करेंगे कि कहाँ किस राज्य में उत्पादन ज़्यादा होता है, चाहे वो चावल की बात हो या धान की बात हो। और आप देखो तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में या आरओ के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा भारत की प्रमुख फसलें। आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 फसलें हैं, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और रबी, खरीफ और जायद की फसल है हमारे यहाँ। ठीक है, इसमें से रबी के फसल का जो बोने का समय है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, काटने का समय है मार्च से अप्रैल के बीच में, इसको हम काट लेते हैं। और गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जैसी फसलें जो है वो रबी कैटेगरी की फसल हैं, सारी क्रॉप्स हैं वो। इधर आप देखोगे खरीफ की बात करें तो बोने का समय होता है जुलाई अगस्त, काटने का समय होता है अक्टूबर नवंबर। धान, मूंगफली, ज्वार, मक्का, कपास, धान, मूंगफली, ज्वार, मक्का, कपास, ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब खरीफ की फसल हैं। ठीक है, और जायद की फसल छोटी सी फसल होती है, जून और जुलाई, मई और जून जुलाई के महीने में की जाती है। अधिकांशतः इसमें जायद की फसल में सब्जियां वगैरह बोई जाती हैं। और आप देखोगे तो फल है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हम एक चीज ये भी समझ लें, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हर एक किसान के पास एक जैसा लैंड का साइज तो है नहीं। जैसे मैंने आपको एक बताई थी बात कि जो वेस्टर्न यूपी के जो किसान है वहां पर उनके लैंड साइज यानी कृषि जोत का आकार उनका बड़ा है। ईस्टर्न यूपी में फ्रेगमेंटेड लैंड्स है, यानी उनका जो लैंड्स है वो डिवाइडेड है कई छोटे छोटे पार्ट्स में, इसलिए ईस्टर्न यूपी में लघु और सीमांत किसान देखने को मिलते हैं हमें ज़्यादा। तो क्या कैटेगरी क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि कौन लघु होगा, कौन सीमांत होगा और कौन बड़ा किसान होगा या कौन मध्यम वर्ग का किसान होगा? तो ये मैंने टेबल आपके बना रखी है, भूमि जोत के आकार का वर्गीकरण। यानी भूमि की जोत, यानी जो हमारा साइज है, जो खेत का जो साइज है, जोत का जो आकार है, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो किस तरीके से वर्गीकरण भारत में किया गया है। तो पहला देखेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है यहां पर सीमांत जोत लिखा हुआ है। तो सीमांत जोत का मतलब क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोत का मतलब है कि जोत का आकार कितना होना चाहिए? जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ऐसे लोग कितने हैं भारत में जो सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों ऐसे लोग हैं भारत में 67.2%। ऐसे लोगों के पास जितने भी खेत हैं, जो 67% लोग हैं, औसत जोत का आकार कितना है? 0.39 हेक्टेयर उनका औसत जोत का आकार है। ऐसे ही छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास खेत है वो छोटी जोत के किसान कहलाते हैं। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, मध्यम जोत के किसान कहलाते हैं। बड़ी जोत मतलब 10 हेक्टेयर से अधिक अगर लैंड है आपके पास तो वो बड़ी जोत का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.47 एकड़ या 10,000 मीटर स्क्वायर भी हम उसको कह सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये जोत का आकार है, ये जोत है सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। प्रीलिम्स में ऑलरेडी आप घटना चक्र उठा के देखें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो वहां पर यहां से इस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जोत की सीमांत जोत मतलब 1 हेक्टेयर से कम है तो वो सीमांत जोत का किसान कहलाएगा। अब अगर हम बात करें प्रमुख फसलों की, तो प्रमुख फसलों में जैसे हम देखें तो सबसे पहले हम अगर चावल के फसल की बात कर लें यहां पर, तो ऑलरेडी देखिए मैंने सारा कैटेगराइज किया हुआ है। यहां पर कैसे कैटेगराइज किया हुआ है देखिए आप, चावल के बारे में यहां पर सब सारी जानकारी है आपके पास कि चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर। देखो चावल वहीं पर होगा दोस्तों, चावल वहीं पर होगा जहां पर नमी ज्यादा होगी। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए। 1/4 भूभाग पर, यानी भारत के 1/4 भूभाग पर चावल की खेती होती है। और आपको बता दूं चावल यानी धान
सबसे ज़्यादा भारत में अगर किसी फसल का प्रोडक्शन होता है तो वो धान की फसल ही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कुल फसल उत्पादन में 42.2% हिस्सा उसमें शामिल है। ठीक, अगर हम किस्म की बात करें, चावल के कौन कौन से महत्वपूर्ण किस्म हैं, वैसे तो मैं बता दूं कि चावल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का नाम सबसे अग्रणी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अमन, औस और बोरो, ये 3 किस्म है चावल की। अमन है, औस है और बोरो है। तो अमन, औस और बोरो ये चावल के 3 किस्म है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में मूल रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, हल्के मैदानी ढाल वाले क्षेत्रों के लिए चावल की भूमि अनुकूल होती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में चावल के लिए बहुत ही अनुकूल जगह होती है, चूंकि जल का भराव होता है। और देखो, चावल जहां पर मान लीजिए पानी कम है, जैसे पंजाब जो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में आगे है चावल में, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पंजाब में तो वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास है, फिर पंजाब कैसे आगे है? तो पंजाब में चावल का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सिंचाई, इरिगेशन का सहारा, सिंचाई का सहारा लिया जा रहा है, सिंचाई के साधनों का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में अमन, औस और बोरो चावल की प्रमुख किस्म है। चावल की किस्म की और बात करें तो रत्ना है, IR8 है, जमुना है, कृष्णा है, पद्मा है, सोनम है और जया है। ये सब चावल की प्रमुख महत्वपूर्ण किस्म है। कई बार यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में प्रीलिम्स में आ जाता है क्वेश्चन। उत्पादन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में उत्पादन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद यूपी के तराई बेल्ट में उत्पादन काफी ज्यादा होता है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता का मतलब हुआ दोस्तों पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद फिर हरियाणा आता है। विश्व में उत्पादन की बात करें तो विश्व में नंबर 1 पर तो चाइना ही है, लेकिन नंबर 2 पर है भारत। तो चावल के से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें मैंने आपको यहां पर दे दी है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम अगली फसल गेहूं की बात करें, गेहूं की, तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है गेहूं। ठीक है, 10 से 15 डिग्री तापमान चाहिए जब हम उसकी बुआई करते हैं, क्योंकि रबी की फसल है ना। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं है रबी की फसल। ठीक, तो बुआई का समय क्या है उसका? अक्टूबर नवंबर का बुआई का समय है। 10 से 15 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए। बहुत ज्यादा गेहूं को बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए फसल कटाई के समय बारिश हो जाए तो वो तो गेहूं के लिए बड़ा सरदर्द बन जाता है, मतलब गेहूं की फसल फिर खराब हो जाती है अगर कटाई के समय पर किसी रूप में भी अगर बारिश हो जाती है तो शीत ऋतु वर्षा है। ठीक है, दूसरा है 12.5 सेंटीमीटर के आसपास भी अगर जब शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है तो मोर देन सफिशिएंट है। विश्व का 13% गेहूं का उत्पादन भारत करता है। विश्व का 13% गेहूं का उत्पादन भारत करता है। दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, दोनों ही प्रकार की जो मिट्टियां हैं, ये दोनों ही मिट्टियां गेहूं के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इन दोनों मिट्टियों में गेहूं की फसल आराम से उगाई जा सकती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, अब चूंकि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो थोड़ा सा वहां पर उष्णता ज्यादा है, तो उष्ण जलवायु होने के कारण दक्षिण भारत में गेहूं की फसल कंपैरेटिवली जल्दी पक जाती है। ठीक, जैसे जैसे आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हुई तो मार्च तक आते आते उसकी गेहूं की जो है कटाई कर ली जाती है, तब तक गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। ठीक, तो पकते समय बहुत ज्यादा वर्षा अगर हो गई है, किसी भी रूप में पकते समय वर्षा हो गई तो बहुत हानिकारक होती है। उत्पादकता अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों पर हेक्टेयर प्रोडक्शन पंजाब में सबसे ज्यादा है गेहूं का। लेकिन अगर सबसे कौन सा राज्य हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो पंजाब में हो रहा है। 5183 किलोग्राम पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन है पंजाब में। और टोटल जो है भारत में जितना भी गेहूं हो रहा है उसका 28% गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है। महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। चलिए, गेहूं के बाद हम अगली फसल पर चर्चा कर लेते हैं और अगली फसल बात कर लेते हैं, मक्के की बात कर लेते हैं। ठीक, मक्का जो है वैसे तो मक्का जो है भारतीय मूल का पौधा नहीं है, मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। ठीक, अमेरिकी मूल की फसल है। कृषि के लिए 4% कुल कृषि के 4% भूभाग पर मक्का होता है। ठीक है, तमिलनाडु में यह रबी की फसल के रूप में तैयार किया जाता है। वर्षा चाहिए इसको थोड़ी बहुत, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के आसपास अगर वर्षा हो रही है किसी क्षेत्र में तो वहां पर मक्के का प्रोडक्शन आराम से किया जा सकता है। भारत का मूल पौधा नहीं है, अमेरिका से लाया गया है। मैंने आपको बताया 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज, गेहूं के लिए आदर्श दशाएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3-4 कथन दे देगा, आपको उसका जवाब फिर देना पड़ेगा, उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है। ऐसे ही अर्धशुष्क है, स्टार्च और ग्लूकोज मिलता है। मक्का एक ऐसी फसल है जो जानवरों के साथ साथ इंसान तो इसका कंजम्पशन करता ही करता है, इंसान से ज्यादा कंजम्पशन इसका जानवरों के लिए भी किया जाता है। अमेरिका में गेहूं का प्रोडक्शन
इंसानों के लिए तो होता ही होता है, इंसान तो कंजम्पशन करते हैं, साथ साथ में जानवरों को बहुत ज़्यादा मक्का दिया जाता है। प्रमुख किस्म अगर बात करें तो सरताज, गंगा, दक्कन 103, 105, धवल, प्रभात, अरुण और किरण, ये प्रमुख फसलें हैं मक्के की, जिनका किस्म है, ये नाम याद रखिएगा। उत्पादन अगर बात करें तो दोस्तों कर्नाटक में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, फिर एमपी में है, फिर बिहार और फिर उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन अगर हम इसी तरीके से उत्पादकता का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर बात करें, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तमिलनाडु में ज्यादा है, नंबर 1 पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तमिलनाडु में है। वैसे उत्पादन कहां पर ज्यादा हो रहा है तो कर्नाटक में ज्यादा हो रहा है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा हो रहा है तो याद रखना है आपको, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ज्वार की बात कर लेते हैं। तो ज्वार में ये तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है। ठीक है, कुल बोए गए क्षेत्र के इतने % भाग पर ये ज्वार हो जाता है। अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है। खरीफ, रबी दक्षिण राज्यों में, और खरीफ की फसल उत्तर भारत में, रबी की फसल जो है दक्षिण राज्यों में होती है। ज्वार की फसल 26 से 35 डिग्री के आसपास तापमान चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए तो काम चल जाता है। अगर प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो अगेन कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट। कर्नाटका लीडिंग स्टेट है उत्पादन में, ज्वार के उत्पादन में भी कर्नाटका लीडिंग है, और ज्वार के साथ साथ दोस्तों मक्के के उत्पादन में भी कर्नाटका लीडिंग स्टेट है। उत्पादन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, उत्पादन और उत्पादकता हमेशा कंसीडर की जाती है पर हेक्टेयर, लेकिन हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात कर रहे हैं। चलिए बाजरा देख लेते हैं। बाजरे का तो अनडाउटेबली प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखो राजस्थान में ही है। ठीक है, बाजरा मोटे अनाज की फसल है, और बाजरा कहां का है तो अफ्रीकी मूल की फसल है। बाजरा कहां की है, अफ्रीकी मूल की फसल है बाजरा। दूसरा महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। 25 से 35 डिग्री तापमान चाहिए, वर्षा बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, तेज धूप एवं हल्की बारिश हो जाए तो काम चल जाता है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरे का राजस्थान में है। राजस्थान नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर दोस्तों यूपी है, फिर 3 नंबर पर हरियाणा, 4 नंबर पर महाराष्ट्र और 5 नंबर पर आता है आपका गुजरात। ये किसकी बात हो रही है, बाजरे के उत्पादन की बात हो रही है। बाजरे के बाद हम अगला आ जाते हैं गन्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है दोस्तों, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। गन्ना जो है एक ऐसी फसल है जो डायरेक्ट शुगर मिल्स को भेजा जाता है। ठीक है, उससे फिर शुगर बनती है। मतलब भारत में होने वाला जो गन्ना है, उस गन्ने से 40% जो है बनाया जाता है गुड़, और लगभग 60% उस गन्ने का इस्तेमाल होता है चीनी बनाने में। ठीक, गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन तो निश्चित रूप से गन्ने का उत्तर प्रदेश में है। 45% गन्ना का उत्पादन कर रहा है उत्तर प्रदेश। गन्ना बेसिकली 10 से 12 महीने की या 10 से 11 महीने की फसल होती है गन्ना। ठीक है, और इस दौरान आप देखोगे तो गन्ने की रुपाई की जाती है। नर्सरी में पहले पौधा तैयार किया जाता है, फिर खेत में इसकी रुपाई की जाती है। ठीक है, गन्ने के लिए लंबी अवधि चाहिए, तो साथ साथ में इसमें उर्वरकों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उर्वरक के साथ साथ खाद की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो गन्ने की फसल मृदा से पोषक तत्वों को जल्दी नष्ट कर देती है, इसलिए अधिक खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है, और लंबी फसल है दोस्तों। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो है भारत के वेस्टर्न यूपी अगर आप देखोगे तो वहां पर गन्ने की फसल ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहां के किसान जो है संपन्न है, संभ्रांत किसान है, साल भर गन्ना लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उसको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, पानी भी गन्ने को चाहिए ही होता है। तो भारत का देशज पौधा है, तो ये इंडिजीनियस पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, एफआरपी, गन्ने की एक एफआरपी डिसाइड होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस सरकार के द्वारा, सीएसीपी के द्वारा तैयार किया जाता है, और फिर उसी रेट पर जो है शुगर मिल के लोगों को, शुगर मिल जो होते हैं वो किसानों को भुगतान कर देते हैं उसी दाम का। 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 75 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए। गन्ना और चावल की जो कंडीशन है लगभग आइडियल कंडीशन है, एक जैसी कंडीशन है। भारत में उत्पादित गन्ने की बात कर दी मैंने। सिंचाई का अधिक प्रयोग किया जाता है, 92.5% गन्ना जो है सिंचित क्षेत्र में ही लगाया जाता है। विश्व में मैक्सिमम उत्पादन गन्ने का दोस्तों ब्राजील में है। विश्व में मैक्सिमम उत्पादन गन्ने का ब्राजील में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयंबटूर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों कहां पर है, कानपुर में। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयंबटूर में है। ठीक, ये याद रखना है आपको। और अगर इसके अलावा हम दूसरा देखें तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, तो उत्पादन हो रहा है यूपी में 45% उत्पादन देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में
23% उत्पादन देखने को मिल रहा है, कर्नाटका में 10.5% उत्पादन देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु में 4% गन्ने का उत्पादन मिल रहा है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात करें, यह भी याद रखिएगा, उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात हो रही है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन गन्ने का दोस्तों सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में होने वाला जो गन्ना है उसकी स्वीटनेस यानी उसकी जो मिठास है वो भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की जो जलवायु है, खासकर तमिलनाडु की जो जलवायु है, वो गन्ने की फसल के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत उपयोगी फसल है गन्ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए गन्ने का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल उत्पादन की बात की जाए तो ओवरऑल उत्पादन, गन्ने का ओवरऑल उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना आपको इस फाइल हमारे ऐप पर तो मिल ही जाएगी। अब दोस्तों हम दलहन की बात कर लेते हैं। अगर दलहन की बात करें अगर, तो दलहन में पल्सेस की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो दलहन भारत का प्रमुख उत्पादक देश, भारत प्रमुख उत्पादक देश है दलहन का। विश्व के कुल उत्पादन का कितना है? 24%। विश्व के कुल उत्पादन का 24% है। दूसरी आप बात करेंगे, कुल बोए गए क्षेत्रफल के 11% भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है। राइट। तो अब आप देखोगे तो दलहन की अगर हम बात करें तो भारत प्रमुख उत्पादक देश है दलहन का। विश्व के कुल उत्पादन का भारत में 24% हो रहा है, कुल बोए गए क्षेत्रफल के 11%। अब दलहन की अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी हमारी दालें हैं, अब कौन कौन सी? चना है, अरहर है, मूंग है, मटर है, उड़द है। तो चना, अरहर, मूंग, मटर, उड़द और तुअर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्शन किसका होता है? तो होता है वो चने का होता है। फिर नंबर 2 पर तुअर का होता है। अगर हम रबी की फसल देखें, इसमें से कौन कौन सी रबी की फसल है? तो चना, मटर, मसूर, उड़द, ये सब रबी की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल में क्या आता है? अरहर और मूंग, ये दोनों खरीफ की फसल की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल पल्सेस की बात हो रही है। पल्सेस इज अ बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन। और दोस्तों जो दालें हैं ये लेग्यूमिनस कुल की फसलें हैं, ठीक है। और ये मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ओवरऑल अगर हम दालों के उत्पादन की बात करें तो ओवरऑल दालों का उत्पादन एमपी में सबसे ज्यादा होता है। ओवरऑल दालों की बात हो रही है, पल्सेस की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर राजस्थान, फिर यूपी। लेकिन अगर उत्पादकता भी देखें तो उत्पादकता में भी एमपी का स्थान नंबर 1 पर ही है। याद रखिएगा, ये ओवरऑल की बात हो रही है। अभी आप सिर्फ चने की अगर हम बात करें, चने की बात करें तो चना जो है उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा आधारित है। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। एमपी, राजस्थान, दलहन में नंबर 1 है। 20 से 25 सेंटीमीटर तापमान चाहिए। कुल बोए गए क्षेत्रफल के 2.8% भाग पर चने का प्रोडक्शन होता है। और तुअर फिर सेकंड नंबर पर है। तुअर यानी अरहर। अरहर कितने नंबर पर है? अरहर है दोस्तों सेकंड नंबर पर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे आगे फर्दर तो चने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण फसल खरीफ। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 20 से 25 तापमान चाहिए। आर्द्र जलवायु में नहीं हो पाती है। दालों के लिए, चने के लिए, इन सब के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो शुष्क जलवायु होनी चाहिए, तब जाकर काम चलेगा। दोमट मिट्टी चाहिए। 2% शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के क्षेत्र में इसको पैदा किया जाता है। अगर हम देखें तो लाल चना और पिजन पी, ये 2 प्रमुख किस्म हैं अरहर की। इसके बाद उत्पादन अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में उत्पादन 27% के आसपास है, महाराष्ट्र में 19% के आसपास है। मसूर का अगर उत्पादन देखें तो मसूर के उत्पादन में मध्य प्रदेश, मसूर के उत्पादन में एमपी अग्रणी है, ठीक है। मूंग के उत्पादन में आप देखेंगे तो मूंग के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। उड़द के उत्पादन में अगेन यूपी आगे है। तो उड़द में यूपी है, मसूर में एमपी आगे है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगर हम ऑयल सीड्स की बात कर लेते हैं, तिलहन, ये तो बात हो गई दलहन की, ठीक है ना। अब अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहनी फसलों के लिए क्या क्या आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, तिलहन का मतलब वही होता है जिससे हमें ऑयल की प्राप्ति होती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें?
इसमें मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, अलसी है, अरंडी यानी कैस्टर ऑयल है, सरसों का तेल है, सूर्यमुखी है, नारियल है। इन सबसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग जगह भोजन में जो है खाद्य तेल के रूप में अलग अलग प्रकार के तेलों का इस्तेमाल होता है। जैसे उत्तर भारत में आप देखोगे तो सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, दक्षिण भारत चले जाएं आप तो वहां पर नारियल के तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि नारियल का प्रोडक्शन ज्यादा है। मध्य प्रदेश वाले इलाके में चले जाओ आप, महाराष्ट्र वाले इलाके में चले जाओ तो एमपी में सोयाबीन का तेल, महाराष्ट्र चले जाओ तो मूंगफली का तेल का ज्यादा, क्योंकि वहां पर मूंगफली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए उस जगह वहां पर मूंगफली के तेल का यूज होता है खाने में। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो अधिकांशता जो है घरों में, अधिकांशता के 99% घरों में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, तो कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर, नंबर एक बात। दूसरा है तिलहनी फसलों से भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे दलहन फसलें थी ना, दलहन फसलों से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है, तिलहनी फसलों से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों अगर हम मूंगफली की बात करें तो ब्राजील का मूल पौधा है। मूंगफली कहां का है? ब्राजील का जो है मूल पौधा है मूंगफली। 20 से 30 टेम्परेचर चाहिए, 50 से 75 के आसपास बारिश चाहिए, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 3 स्टार लगाइए इस पर, नाइट्रोजन में वृद्धि करती है। मतलब ये शस्यावर्तन मतलब कि क्रॉप रोटेशन में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। कि मान लीजिए गेहूं लगाया, दाल लगाया, उसके साथ हमने मूंगफली भी लगा दी, क्रॉप रोटेशन में बड़ा हेल्प करता है। क्रॉप रोटेशन में फसल के साथ किसी एक दूसरी फसल के साथ इसको हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो तिलहन का उत्पादन में 50% योगदान है। प्रोटीन, विटामिन 40 से 50% तेल इसमें मिलता है। ठीक है, कुल कृषि की भूमि पर 3.6% भाग पर इसको तैयार किया जाता है। गुजरात मैंने आपको बताया था, मूंगफली की बात हो रही है इसलिए वहां पर मूंगफली का, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला मूंगफली का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों गुजरात है, इस बात को याद रखना है आपको। चलिए, तिलहन में अगर हम और देखें और फसलों की बात करें तो सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, 25 से 45 डिग्री तेल की मात्रा, 25 से 45% इसमें तेल की मात्रा होती है। पश्चिम उत्तर में रबी की फसल है ये। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय फसल है, मिश्रित फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, इन सब के साथ सरसों। तुमने अधिकांश देखा होगा कि गेहूं के साथ लोग सरसों लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी जो सरसों है ये फसल साहचर्य में बड़ा इस्तेमाल होता है इसका। फसल साहचर्य यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे अधिक उत्पादन है सरसों में। तो राजस्थान का 2 जगह उत्पादन सबसे ज्यादा है, सरसों में तो उत्पादन है ही राजस्थान का। दोस्तों बाजरे का भी, यानी देश के 44% बाजरा अकेले राजस्थान पैदा करता है। सोयाबीन में रबी हो गया। ठीक है, रबी की फसल है ये। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पर हो रहा है? तो देश का 52% सोयाबीन अकेले मध्य प्रदेश में हो रहा है। देन उसके बाद महाराष्ट्र एंड देन उसके बाद राजस्थान है। तो अकेले एमपी सोयाबीन का उत्पादन 52% कर रहा है। ठीक है, उत्पादकता लेकिन तेलंगाना की ज्यादा है। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? तो उत्पादन में नंबर 1 पर है कर्नाटक। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण फसल है जिसकी हम बात करेंगे अब, कपास की फसल की। दोस्तों बात कर लेते हैं जरा। कपास अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कपास की फसल से रिलेटेड। तो आप देखोगे कपास का फूल आने का समय और आकाश का बादल रहित होना बहुत जरूरी है। यानी कपास के फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों यूपीएससी में यहां से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए 5 स्टार लगवाएं आपसे, याद रखिएगा इसको। झाड़ीनुमा पौधा होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्ध शुष्क क्षेत्र की, खरीफ की फसल है, यह भी याद रखना है। 60 से 85 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए इसको। 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए। क्लियर? और दूसरा, वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। यह प्रश्न ऑलरेडी यूपी पीसीएस में आप देखोगे तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से देख लीजिए इसको।
तो 210 दिन पाला रहित चाहिए कपास के लिए। काली मिट्टी को आप जानते ही हैं, काली कपासी मृदा कहा जाता है, तो काली मिट्टी इसके लिए बड़ी फेवरेबल है। दक्कन के पठार लावा के मैदान से निर्मित है, वो लावा से निर्मित है वो दक्कन का पठार, मूल रूप से भारत का ही पौधा है। अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नरमा कहा जाता है, याद रखिएगा। अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नरमा कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है दोस्तों कपास में। और कपास का सीधा इस्तेमाल होता है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उन सभी सूती वस्त्र उद्योग में कपास का इस्तेमाल होता है, रेशे आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग। अब अगर हम 3 प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लें, अच्छा ये जरूर याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, पाला रहित दिन चाहिए, पाला होगा तो कपास का पौधा सड़ जाएगा। चमकीली धूप, हल्की वर्षा और हाई टेम्परेचर। चमकीली धूप, हल्की वर्षा और हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। 3 क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। पश्चिमी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो लेकिन सबसे ज्यादा अगर कपास का उत्पादन अगर देखा जाए तो उसमें दोस्तों अग्रणी है महाराष्ट्र, नंबर 1 पर महाराष्ट्र अग्रणी है, और दूसरे नंबर पर फिर आता है आपका गुजरात। सो हु इज एट द टॉप? हु इज एट द टॉप? सो महाराष्ट्र इज एट द टॉप एंड सेकंड नंबर पर है आपका गुजरात। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कपास के उत्पादन के लिए। अब इसी प्रकार से रबर की हम बात कर लेते हैं। रबर, लेटराइट मिट्टी इज द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर। भारत में प्राकृतिक रबर में सबसे अग्रणी राज्य अगर कोई है तो वो है केरल। 87% अकेला केरल ही प्राकृतिक रबर का उत्पादन कर देता है, ठीक है। इसका जो रबर का जो पौधे से जो मिल्क निकलता है, जो दूध निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। त्रावणकोर एवं मालाबार क्षेत्र में रबर का खूब उत्पादन होता है। अमेज़न के जो बेसिन है, जंगली रूप से उगने वाला जो वृक्ष है रबर का, उस रबर का पौधे का नाम है हीबिया बेसिलियंसिस। नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एक बार ये पीसीएस में, ठीक। हीबिया बेसिलियंसिस, जो जंगली क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से जो उगने वाली जो रबर है, जिस पौधे से प्राप्त होती है, जिस पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होती है रबर, हीबिया बेसिलियंसिस नाम याद रखना है। लेटराइट मिट्टी है। रेनफॉल आप देख लो, 300 से ज्यादा, 300 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए रबर के लिए। 300 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय रबर शोध संस्थान दोस्तों कोट्यम में है, और कोट्यम कहां पर है? केरला। तो भारतीय रबर शोध संस्थान कोट्यम में है, याद रखिएगा। उत्पादन सबसे ज्यादा ध्यान रखना है रबर का केरला में हो रहा है। 2 फसलें और महत्वपूर्ण बाकी हैं, एक है चाय और दूसरी है कॉफी, ठीक। आइए जरा चाय की बात कर लेते हैं। और चाय महत्वपूर्ण फसल है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। रोपण किया जाता है, मूल पौधा चाइना का है। थीन नाम का इसमें पदार्थ मिलता है, थीन नाम का, जो ही हमें नशा और स्फूर्ति देता है चाय में। 21 से 27 टेम्परेचर चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाय जो है समुद्र तल से कम 600 से 700 मीटर हाइट वाला जो क्षेत्र होता है ना, जो ढालदार पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। तो एक बार आपने चाय का पौधा लगा दिया, 50 साल तक उससे आप पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो पहाड़ी ढलानों पर लगाया जाता है इस पौधे को, याद रखिएगा। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में 80%, असम, मेघालय, दार्जिलिंग की चाय आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है, जीआई टैग इसको मिल चुका है। दक्षिण भारत में 18% इन क्षेत्रों में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है? मैक्सिमम उत्पादन है इसका चाय का असम में। ये सारी जो कंडीशंस हैं याद रखिएगा। और लास्ट दोस्तों जो क्रॉप बची अपनी, वो है अपनी कॉफी, ठीक है। कॉफी इज द लास्ट क्रॉप। और आप देखोगे विश्व का 3.5% कॉफी उत्पादन भारत में हो रहा है। वैसे कॉफी का मूल पौधा भारत का नहीं है, कहां का है? इथियोपिया, एबिसीनिया। सो इथियोपिया में जो जगह है एबिसीनिया, वहां का है कॉफी का पौधा। और खास बात यह है कि भारत में कॉफी इथियोपिया से नहीं आई, भारत में कॉफी आई है यमन से। यमन से कॉफी भारत में लाई गई। और भारत में जो बाबा बूदन हिल्स हैं कर्नाटका में, बाबा बूदन हिल्स में पहली बार कॉफी का पौधा लगाया गया, राइट। याद रखिएगा, इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट से।
एक इंपॉर्टेंट बात जरा सुन लीजिए आप कॉफी के लिए। क्या है कि ये होती तो ये भी लेटराइट मिट्टी में है। अभी डिफरेंस क्या है कॉफी और चाय? मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा कि चाय 600 से 700 मीटर ऊंचे ढाल वाले क्षेत्रों में, लेकिन जो कॉफी है ना, कॉफी समुद्र तल से आप मान के चलिए 1000 से 1100 मीटर ऊंचे जो ढालदार जो क्षेत्र है ना, वहां पर दोस्तों कॉफी का पौधा लगाया जाता है। लेकिन ढालदार भूमि चाहिए, सपाट भूमि होगी, पानी रुकेगा तो कॉफी का पौधा सड़ जाएगा। ढालदार भूमि होनी चाहिए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का, जैसे चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा असम में हो रहा है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन याद रखना है आपको, वो कर्नाटक में हो रहा है। ठीक है ना? तो भारत में कॉफ़ी कहाँ से लाई गई? यमन से लाई गई। और सबसे पहले लिखा हुआ है बाबा बूदन जो हिल्स हैं, सबसे पहले वहाँ पर बाबा बूदन हिल्स में इसको लगाया गया। ढलुआ भूमि, यानी ढलुआ मीन्स स्लोपी लैंड, ढालदार भूमि की ज़रूरत होती है। 900 से 1000 या 1200 मीटर के आसपास ढाल होना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कॉफ़ी के पौधे का यहाँ पर रोपण किया जाता है। 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। चाय के लिए भी रेनफॉल ज़्यादा है। चाय के लिए तो क्या है, जितनी भी हल्की हल्की बौछार होती रहे ना, उतना चाय के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी अगर बौछार होती रहेगी तो चाय की जो पत्तियाँ हैं वो नरम बनी रहेंगी, सॉफ्ट बनी रहेंगी। ठीक है ना? कॉफ़ी के लिए भी 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलन्नूर में है, और बेलन्नूर दोस्तों कर्नाटका में अवस्थित है। ठीक है? तो केंद्रीय कॉफी शोध अनुसंधान। प्रजातियां की बात करें तो सबसे बढ़िया जो प्रजाति है वो है अरेबिका, उच्च गुणवत्ता की कॉफी है अरेबिका, देन रोबस्टा है, देन लाइबेरिका है। 5th कॉफी सम्मेलन इस बार जो है हुआ था 2023 में, 5वां कॉफी सम्मेलन 2024 ने 2023 में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। पहली बार वैश्विक कॉफी सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। उत्पादन की बात करें दोस्तों, कर्नाटका का लीडिंग स्टेट है कॉफी के उत्पादन में। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरास जैसे देशों के बाद कॉफी के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान आता है। तो कॉफी सबसे पहले बाबा बूदन हिल्स पे लगाई गई। कॉफी के लिए 150 से 200 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। ढालदार भूमि होनी चाहिए। यमन से पहली बार भारत में पौधा लाया गया और भारत में लगाया गया था। मूलतः इथियोपिया में जगह है एबिसिनिया, वहाँ की है ये कॉफ़ी, जो आज पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। भारत के सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में चाय है। चाय ओरिजिन भारत में नहीं है, चाय लाई गई थी चाइना से, भारत में लगाया गया था उसको, और चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो होता है असम में, याद रखिएगा। और जो दार्जिलिंग में जो चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट क्वालिटी की चाय मानी जाती है, उसको जीआई टैग भी मिल रखा है। दोस्तों इस क्लास में लगभग मैंने ये 30-35 मिनट की क्लास है, और इसमें मैंने आप लोगों को भारत की जो भी महत्वपूर्ण फसल हैं, 10-12 महत्वपूर्ण फसल हैं, उन सारी महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन बता दिया कि किस राज्य में उत्पादन ज़्यादा है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन किस राज्य का ज़्यादा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस फसल के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। आप यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, कपास के लिए स्टेटमेंट, गन्ने के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि स्टेटमेंट दे दिए 3-4, आपको बताना है कि उपरोक्त में से सही कूट का चयन कीजिए। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है? और इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने आपका काम हल्का कर दिया है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके सामने ही उपलब्ध है, तो इसको आप देख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं, और कौन से ज्योग्राफी के ऐसे, सिंसियरली बताइए ज्योग्राफी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मेरे माध्यम से पढ़ना चाहते हैं इस सीरीज में। थैंक यू सो मच। इस क्लास के लिंक को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और बाकी लोगों के साथ, आपके साथ जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ इस क्लास के लिंक को शेयर ज़रूर कर दिएगा। मेरा नाम वैभव शिव हरे, और ज्योग्राफी की इस क्लास को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।